नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं बहुत चर्चा है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब एक अलग तरह की चर्चा शुरू हुई है। नक्सली मामलों में जिन आदिवासियों को जेल में बंद किया गया है, क्या उन्हें राज्य सरकार छोड़ेगी? आज सवाल पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने उठाया। उन्होंने कहा कि अगर नक्सलवाद खत्म हो गया है, नक्सलवाद खत्म होने के बाद बड़े पैमाने पर आत्मसमर्पण हो गया है, तो उन लोगों को जेल से छोड़ देना चाहिए जो मुखबिरी के आरोप में है। इसके साथ ही नक्सलवाद खत्म होने के बाद एक अलग तस्वीर बस्तर में देखने को मिली। डिप्टी सीएम विजय शर्मा बाइक से उन जगहों पे पहुंच रहे हैं जहां पहुंचना आज से एक साल पहले मतलब पिछले 15 अगस्त तक मुश्किल माना जाता था। नक्सलियों का बड़ा जमावड़ा होता था, बड़े पैमाने पे कार्रवाई होती थी, लेकिन आज डिप्टी सीएम विजय शर्मा बाइक से उन जगहों पर पहुंच रहे हैं, कर्रे गुट्टा जैसी जगहों पे पहुंच रहे हैं। इन सब विषयों पे बात करेंगे। सबसे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र का मेरे ख्याल से एक लक्ष्य कांग्रेस सरकार आने के पहले कांग्रेस पार्टी का था भी, और लोगों को रिहा भी किया गया था। एक न्यायिक प्रक्रिया थी और उस समय नक्सलवाद समाप्त करने की दिशा में, नियंत्रित करने की दिशा में काम हो रहा था। अब अगर ये कहा जा रहा है कि नक्सलवाद समाप्त हो गया है, तो ये लोग तो वो हैं जो छोटी छोटी घटनाओं से जुड़े हुए हैं। बड़ी बड़ी वारदात करने वाले लोगों को तो मुक्त कर दिया, जो घोषित हैं कि जिन्होंने हत्या जैसे भी वारदात में हिस्सेदारी निभाई। अब कोई मुखबिरी के नाम पे या किसी दूसरे नाम पे अगर बंदी बनाया गया है, उनको अभी भी बंदी बनाए रखना, ये फिर दोबारा एक गलत प्रकार की भावना को जन्म दे सकता है। इसमें संवेदनशीलता से और तत्परता से इनको रिहा करना चाहिए। हम लोग ये चाहते हैं कि जो छोटे छोटे विषयों पर, नक्सल विषयों पर जेल में हैं काफ़ी दिनों से, वो लोग भी अगर चाहें तो पुनर्वास कर लें। आज बहुत सारे नक्सलियों ने, नक्सल संगठन से जुड़े लोगों ने जंगल से आकर के पुनर्वास किया है, तो जेल से भी पुनर्वास किया जा सकता है। और इसके लिए अभी जो नक्सली आए हैं, उन लोगों ने अपने जेलों में अपने परिजनों से मुलाकात की। आने वाले समय में ये मुलाकात और हम लोग तीव्र करेंगे। साथ में उस समय वो बात कर लेंगे कि अगर वो लोग जो जेल में बंद हैं पुनर्वास करना चाहते हैं, तो उनकी जमानत की उचित प्रक्रिया करा करके पुनर्वास केंद्रों में रख करके स्किल डेवलपमेंट करना और उनको भी जीवन में आगे बढ़ाना, इसकी प्रक्रिया की जाएगी। नक्सल मामले में जेल में बंद नक्सलियों को पुनर्वास करने की बात विजय शर्मा कह रहे हैं। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ भाजपा का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता विजय शंकर मिश्रा जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता अजय गंगवानी जी हैं और हमारे पत्रकार साथी संजय ठाकुर जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं विजय शंकर मिश्रा जी से करूँगा। 15 अगस्त आ रहा है, मुख्यमंत्री तमाम बड़ी घोषणाएँ करते हैं। क्या आपको लगता है कि जो जेल में बंद हैं, छोटे मामलों में जो जेल में बंद है नक्सली, उनको पुनर्वास के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कोई घोषणा हो सकती है, कुछ हो सकता है इस तरीके का? विजय जी। देखिए, नक्सलियों का जो पुनर्वास है वो पहला जो किया गया कि जो नक्सली आत्मसमर्पण किए, और ये भारत के संविधान व्यवस्था है कि अगर आत्मसमर्पण कोई करता है और सरकार उसको मानती है, उस परिस्थिति में जो है उसका पुनर्वास किया जाएगा और उसके लिए जो समुचित व्यवस्था संविधान में लिखी हुई है। क्योंकि उन्होंने जो पहले नक्सली थे जो अभी जेल में हैं, उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया था, उन्हें पकड़ा गया और पकड़ने के बाद जो है उन्हें जेल भेजा गया। उनके लिए अलग व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था है। उस संवैधानिक व्यवस्था में सरकार जो है अगर वो मांग करते हैं तो पुनर्वास कर सकती है, और मांग उनको करना पड़ेगा। जैसे नक्सली जब आए उन्होंने अपने आप को समर्पण किया तो उनके लिए जो है पुनर्वास की व्यवस्था की गई। उसी प्रकार पुनर्वास क्यों नहीं चाहेंगे कि जो बस्तर के जितने लोग हैं वो मुख्य धारा में आए, वो भी तो इस देश के नागरिक हैं, उस राज्य के नागरिक हैं। इसलिए उस कदम की ओर सरकार बिल्कुल बढ़ना चाहती है। विजय शर्मा जी ने इसमें अपना बयान भी दिया है, आप उस बयान को देख भी रहे होंगे। तो कहीं पर भी सरकार का ये रुख नहीं है कि ये जो बंदी हैं इनके विरुद्ध में चलना। बंदी अगर मुख्य धारा में आना चाहेंगे तो पुनर्वास की योजना लाई जाएगी, लेकिन वो संवैधानिक तरीके से लाई जाएगी। जो संविधान में व्यवस्था रखी गई कि उनकी डिमांड होंगे, उसके बाद न्यायालय से उनको, अभी चूंकि जेल में है इसलिए न्यायालयिक प्रक्रिया में जाएगा, और जाने के बाद जो है सरकार प्रपोजल देती है उसमें, और न्यायालय उनको जो है मुख्य धारा में लाएगी। एक प्रक्रिया है, उसी के प्रक्रिया के तहत ये काम किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। अजय गंगवानी जी, आज टीएस सिंहदेव ने मांग की है, उन्होंने कहा है कि जो जेल में बंद हैं छोटे मोटे मामलों में, और विजय शंकर मिश्रा जी या डिप्टी सीएम हो, सभी लोग यही कह रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया के तहत इसको किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है इस बारे में?
लेकिन जी देखिए, दो महत्वपूर्ण बातें हैं। माननीय टीएस सिंहदेव जी ने भी कहा और मैं भी इस बात को अंडरलाइन कर रहा हूँ कि 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से कहा था कि जो निर्दोष और मासूम आदिवासी नक्सली के शक में सलाखों के पीछे ढकेल दिए गए, पूर्ववर्ती रमन सरकार के 15 सालों में उनकी न्यायिक जांच करके उनको बाहर निकालने का हम प्रयास करेंगे। और हमने अपना वादा निभाया मृगेन जी। जस्टिस पटनायक कमेटी बनाई जिन्होंने 900 से अधिक मामलों की गहन जांच की और 4000 से लोगों को सलाखों के पीछे से बाहर निकाला। और ये महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी ये राजनीतिक दावा कर रही है कि 2.5 साल में नक्सलवाद पूरी तरह छतरी में समाप्त हो चुका है और नक्सली सरन्या के नाम से बड़े बड़े जो कुख्यात नक्सली थे जिन्होंने निर्दोष आदिवासियों को मारा, सुरक्षा बल के कई जवानों की हत्याएं की, उन सारे लोगों को पुनर्वास नीति के तहत उनको मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया गया, उनको मौका दिया गया। तो ये तो तेज सिंहदेव जी की बात एकदम जायज है कि कुछ ऐसे विचारे हो सकते हैं आदिवासी जो नक्सलियों के दबाव में कई बार मुखबिरी के संदेह में पकड़े जाते हैं, कई बार उनके दबाव में इस प्रकार के कदम उठाए जाते हैं। तो ऐसे आदिवासियों के लिए मानवीय संवेदना के तहत, इंसानियत के नाते ये सोचने की जरूरत राजनीतिक पार्टी को जरूर है और अगर उनको पर्याप्त मौका मिलके उनको मुख्य धारा में जोड़ के अपने सामान्य जीवन जीने की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी। लेकिन एक चीज मैं और अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ कि लगातार चाहे पीडिया, कोयलीबेड़ा, बीजापुर, ऐसी बहुत जगह नक्सलियों के नाम पर निर्दोष आदिवासियों को इनकाउंटर किया गया। एक पूरा आदिवासी वर्ग पूरी पैदल मार्च लेकर राजभवन तक आया। 8 से अधिक लोग जिनके पास राशन कार्ड था, आधार कार्ड था और जो मनरेगा का कार्ड था, लगातार सरकार उनके खातों में पैसा डाली थी, ऐसे लोगों की भी वो हत्या की गई। आज महेशपुरिया में एक मध्याह्न रसोईया था, मृगेन जी अंडरलाइन कर दूं आपके ठीक है गंगवानी जी, उस पर आएंगे। 2.5 साल तक यहाँ की सास अगर पैसा डालती थी उसको नक्सली के नाम में हत्या कर दी गई। ठीक है, तो ठीक है, उस विषय पर भी आएंगे गंगवानी जी, उस विषय पर भी आएंगे। पहली प्रतिक्रिया मैं संजय ठाकुर जी की ले लेता हूं। संजय जी, आप बस्तर में लगातार रह रहे हैं, नक्सलवाद को देख रहे हैं, नक्सल अभियान जो चला पिछले 2.5 साल में उसको भी देखा और राज्य बनने के बाद जिस तरीके से चला उसको भी आपने देखा। क्या आपको लगता है कि जो जेल में बंद आदिवासी हैं, जो छोटे मामलों में बंद आदिवासी हैं, उनको राज्य सरकार आसानी से बाहर ला सकती है, उसके लिए अभियान चलाने की जरूरत है? देखिए, ये पूरी प्रक्रिया मृगेन जी इससे पहले भी इस तरह की कोशिशें हो चुकी है। आपको याद होगा जब 2012 में सुकमा कलेक्टर एक्स कोलमैन का अपहरण हुआ था, उस वक्त नक्सलियों ने सबसे बड़ी शर्त यही रखी थी कि जेल में बंद ऐसे नक्सली जिन पे मामले कुछ कम गंभीर हैं या जिन्हें राजनीतिक तौर पर बंदी बनाया गया है, उनकी रिहाई की जाए। बुश कमेटी ने कई सिफारिशें की, करीब 100 नक्सली रिहा हुए। इसके बाद आपको याद होगा 2014 के आसपास 36 नक्सलियों की रिहाई होनी थी, क्योंकि मैंने वो रिपोर्ट की थी, मुझे याद है अच्छे से कि 36 नक्सलियों की रिहाई होनी थी। बुश कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और उस वक्त ये कहा गया कि सरकार इसका विरोध नहीं करेगी। तब कांग्रेस पार्टी क्योंकि विपक्ष में थी, बीजेपी की सरकार सत्ता में थी, रमन सिंह की सरकार थी, तब कांग्रेस ने ही, और मुझे अच्छे से याद है कि सत्यनारायण शर्मा जी ने बहुत ही जोर देकर इस बात कहा था कि कहीं नक्सलियों के बीच और सरकार के बीच कोई गुप्त समझौता तो नहीं हुआ, क्यों इतनी आसानी से इनकी रिहाई की जा रही है। हालांकि फिर सरकार बदली, जब भूपेश बघेल सरकार सत्ता में आई उससे पहले ही उन्होंने घोषणा की थी और पटनायक कमेटी की सिफारिश पर भी कई नक्सलियों की रिहाई हुई। ये एक इसलिए गंभीर मामला है क्योंकि हमने ऐसे कई मामलों को पर्सनली कवर किया जिसमें सिर्फ सड़क खोदने के इल्ज़ाम पर कोई युवा 10 साल से जेल में बंद है, उसकी सुनवाई पे सुनवाई टली जा रही है। अगर उसे सज़ा मिल जाती तो मुझे लगता है वो 2-3 साल में रिहा हो जाता, लेकिन वो सुनवाई के इंतजार में वो जो है 10 सालों से जेल में बंद है। तो वाकई ये गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि ऐसे लोग जो इन सभी युवाओं को नक्सल विचारधारा की तरफ खींच कर लाए थे, वो सारे लोग, जिसमें मैं नाम भी ले सकता हूं कि देवजी जैसे बड़े नक्सली जो अंत तक ये कहते आए कि हमें हथियार लेकर लड़ाई जारी रखनी है, वो आज तेलंगाना में आराम से बैठे हैं। वो ये कहते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं, उन्हें पुनर्वास के नाम पर 1 करोड़ से ज़्यादा की राशि मिलती है। और ऐसे युवा, बस्तर के आदिवासी, जो सिर्फ इनके बहकावे पे आकर उन्होंने किसी छोटी मोटी घटना में वो शामिल रहे, या तो सड़क खोदने में या पेड़ काटने जैसी घटनाओं में, और वो 10-10 सालों से जेल में बंद हैं, तो इनकी रिहाई को लेकर जो लगातार एक मांग उठती है आदिवासी वर्ग के बीच में, और यही वजह है कि सुकमा और बीजापुर में हमने लगातार 2 बड़े आंदोलन भी देखे। तो इस पे सरकार को तेजी से काम करना चाहिए, ये मेरे निजी विचार भी हैं। ठीक है विजय शंकर मिश्रा जी, बहुत सारे मामले हैं, संजय जी ने कवर भी किया है, लगातार मीडिया में भी रिपोर्ट आती रही है, चैनलों में भी रिपोर्ट चलती है कि छोटे छोटे मामले, सड़क खोदने के मामले और इन मामलों के लिए क्या सरकार को कोई कमेटी नहीं बनाना चाहिए? 2.5 साल का लंबा समय हो गया है बीजेपी की
सरकार बने और सरकार को कमेटी बनाकर इन लोगों के लिए जल्द राहत का इंतजाम करना चाहिए? विजय जी। देखिए, मैं पहले कांग्रेस प्रवक्ता ने जो बोला है, निर्दोष आदिवासी मारे गए, 5 साल इनकी सरकार रही, निर्दोष आदिवासी मारने का कोई नेता तो नहीं गया होगा, गया तो कोई पुलिस वाला ही होगा। तो कितने पुलिस वाले पर कार्रवाई इन्होंने किया, ये बिल्कुल डाटा सहित बताएं, ठीक है? कितने पुलिस अफसर आपने कार्रवाई की, भाषण नहीं, काली कार्रवाई के डाटा बताइए, कितने पुलिस अफसर को आपने लंबित किए, कितने के ऊपर कार्रवाई। अजय जी, गंगवानी जी, डाटा बेस बताइए आप, ठीक है? खाली भाषण की नहीं, हमने वो ऐसा हुआ आपने कितने अधिकारियों को कार्रवाई करके कितने IAS के ऊपर कार्रवाई किया, कुछ आप बता पाएंगे? कुछ नहीं बता पाएंगे, बस एक बड़ा भाषण। 2 आदिवासियों को मारा गया, अरे किसको मारा गया, कौन मारा, क्या किया, डाटा दीजिए, डाटा दे के बात करिए, डाटा पे बात करना चाहिए, पहला चीज। अब आ जाते हैं दूसरा चीज, पुनर्वास के लिए सीधा जो नियम है कि जो समर्पण करेगा उसका पुनर्वास होगा। समर्पण किया गया, पुनर्वास हुआ, ऐसे में जो भी आदमी अपराधी रहेगा, तो अपराधी अगर अपराध किया है वो तो समर्पण नहीं किया, उस समय पकड़ा गया है, उसकी जो प्रक्रिया संवैधानिक है उस प्रक्रिया के तहत ही किया जाएगा। नहीं तो ऐसे में बिना प्रक्रिया के कैसे बिना संवैधानिक तरीके से छोड़ दिया जाएगा? जो प्रक्रिया है उसको पूरा करके जो उसके लिए कमेटी बनती है, सब प्रक्रिया होती है, उसके तहत है। नहीं विजय जी, प्रपोजल देने के विजय जी, मैं भी संवैधानिक बात ही कर रहा हूं। आप बोल रहे हैं संवैधानिक प्रक्रिया में, मेरा कहना है कि क्या सरकार की तरफ से कोई कमेटी नहीं बना देनी चाहिए इन सब मामलों की जांच करने के लिए? इन सब मामलों में जिन लोगों को जमानत मिल सकती है आसानी से, कई मामले हमने देखा, हमने भी रिपोर्ट किया कि बहुत से ऐसे मामले हैं जिसमें गवाह नहीं मिल रहा है और आदमी जेल में बंद है। ऐसे मामलों में तो उन आदिवासियों को बाहर निकाल लेना चाहिए सरकार को कमेटी बनाकर। मेरा सवाल ये था। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, पहले तो पुनर्वास के लिए बता रहा हूँ कि जो समर्पण आत्मसमर्पण किया उसका पुनर्वास होगा। जो आत्मसमर्पण नहीं किया, अभी उसके चालान प्रस्तुत हो गए, न्यायालय के ज्यूरिडिक्शन में है। जब न्यायालय की प्रक्रिया में है तो न्यायालय को लेने के लिए फिर एक किसी रिटायर्ड जज की कमेटी बनती। पहले एक भाग कंप्लीट हो रहा है, नक्सलाइट खत्म हुए हैं, सेकंड वाले में विचारण चल रहा है कि कैसे किया जाए। करने के बाद, क्योंकि कल के रोज वो आ रहे हैं और आपराधिक छवि के होंगे और उन्होंने समर्पण नहीं किया है, तो कल फिर आगे पता चला वहां नक्सली घटना चालू कर दिए, उसका फिर दोषी सरकार स्वयं हो जाएगी। तो उसकी एक विधिवत तरीके से पहले इंटरनल व्यवस्था से जांच करेंगे, करके कि वो आपराधिक सोच के हैं कि नहीं है, वो सब प्रक्रिया के साथ करेंगे। क्योंकि राज्य को बचाना है, बस्तर को बचाना है। खाली कांग्रेस के नेताओं के द्वारा एक बोले जाने पर कि ऐसा कर दिया जाए, कल वहां सुरक्षा हो जाएगी, नहीं कहेंगे देखे वहां पर हमला हो गया, फिर नक्सलाइट आ गए, इनको तो भाषण देना है, इनके पास ना तथ्यात्मक बात रहती ना कुछ रहता, बस एटमॉस्फेयर खराब करना है राज्य का, तो करेंगे। तो इसलिए जो भी होगा विधिवत नियम के तहत ही राज्य सरकार करेगी और जो राज्य के हित में होगा उस अनुसार करेगी। ठीक है, ठीक है। अजय गंगवानी जी, विजय शंकर मिश्रा जी कह रहे हैं कि नियम के अनुसार होगा और कमेटी बनाने पे उन्होंने इशारा भी किया कि चर्चा चल रही है, हो सकता है कमेटी बन जाए। इससे कांग्रेस पार्टी कितनी सहमत है? और आप जो तथ्य रखना चाह रहे थे वो भी रख दीजिए। मैं बहुत शांति से मेरी बात सुनी, विजय शंकर मिश्रा जी को पेशेंस रखेंगे। देखिए, मैं 3 बातें स्पष्ट कर दूं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, सारकेगुड़ा की बात करें, 28 जून 2012 की घटना है, कोर्ट में केस ऑलरेडी चल रहा है, मानवाधिकार आयोग ने स्वयं संज्ञान लिया और जस्टिस वीके अग्रवाल की कमेटी की रिपोर्ट आई है। थोड़ा सा पढ़ ले मेरे मित्र। फाइनल रिपोर्ट में वीके अग्रवाल रिपोर्ट स्पष्ट रूप से कहा कि जिन 17 निर्दोष आदिवासियों का इनकाउंटर किया गया वो नक्सली नहीं थे, उनके पास कोई हथियार नहीं था। ये पूरी न्यायिक रिपोर्ट दर्ज है। इसके अलावा एडस मेटा की बात करूं, एडस मेटा 17 मई 2013, उसकी भी सेम कमेटी, वीके अग्रवाल कमेटी ने रिपोर्ट की जांच की और स्पष्ट रूप से कहा कि जिन लोगों की हत्या की गई उनके पास कोई हथियार नहीं थे। पैदा गुरु मामले में भी न्यायिका का गठन हुआ। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने जन याचिकाओं के माध्यम से बताया कि इस घटना में जिन लोगों की मौत हुई वो नक्सली नहीं थे। ये तीनों मामलों में माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट, जो देश के कानून और संविधान का सबसे रक्षक है, उन्होंने रिपोर्ट दी है। ठीक है गंगवानी जी, मेरा सवाल आपसे है, रिपोर्ट कब आई? ये रमन सरकार के मामले हैं, तीनों के तीनों। ठीक है गंगवानी जी, ये रिपोर्ट कब आई और क्या, पहले तो ये बता दीजिए कब आई, फिर मैं सवाल करता हूं आपसे। देखिए, पहली रिपोर्ट जो मामला दर्ज हुआ 28 जून 2012 को, 28 जून के 6 महीने के बाद दिसंबर 2012 में जस्टिस वीके अग्रवाल की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट, हाँ, दिसंबर 2012,
दिसंबर 2012 में जस्टिस वीके गौल कमेटी की रिपोर्ट आई कि 17 लोगों को जो मारा गया था वो निर्दोष थे, उनके तो मेरा सवाल यही है कि रिपोर्ट आने के बाद की घटना है। गंगवानी जी, रिपोर्ट आने के बाद 5 साल आपकी सरकार थी, आपकी सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? वही बात विजय शंकर मिश्रा जी भी पूछ रहे हैं आपसे। अरे अजीब बात कर रहे हैं, रमन सरकार के समय का मामला है, निर्दोष आदिवासियों की हत्या हो गई, तत्कालीन रमन सरकार थी, किसके खिलाफ कार्रवाई करें बताइए? मृगेन जी आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, समझदार हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ 5 साल आपकी मामले में सरकार थी गंगवानी जी, 5 साल कांग्रेस की सरकार थी। उस 5 साल में क्या इस रिपोर्ट पर कोई बहुत अच्छा। कार्रवाई आप लोगों ने की? देखिए अभी भी कोर्ट में मामला पेंडिंग है, इसके संबंध में कोई सरकार निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा। एक बहुत अच्छी बात करें तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ, जब 2013 की घटना हुई झीरम की, अब हमारी जो भूपेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया कि झीरम की साजिश षड्यंत्र के पीछे हमारे 32 नेताओं की शहादत के पीछे आखिर कौन सा नेता शामिल है, उसके लिए एसआईटी का गठन होता है। तो धर्मलाल कौशिक जो भाजपा के नेता प्रतिपक्ष, जिनका दायित्व था कि साजिश हो रही है, सुपारी किलिंग हो रही है, उसका पर्दाफाश करें, वो एसआईटी की जांच, मतलब झीरम की जांच को रोकने की साजिश और षड्यंत्र के चलते हाईकोर्ट में याचिका लगाते हैं। आखिर भाजपा के किस नेता की शरीफ पर किसको बचाने के लिए धर्मलाल कौशिक झीरम की जांच को बाधित करते हैं? इस पर तो गंगवानी जी, आखिरी इस पर तो आप और हम कई डिबेट में आ चुके हैं। संजय ठाकुर जी के पास आऊंगा। संजय जी, अजय गंगवानी जी 3-4 मामलों का, गंगवानी जी 10 सेकंड, मैं संजय ठाकुर जी के पास फिर आपके पास लौटूंगा। 10 सेकंड से ले रहा हूं मैं एकदम। ठीक है। संजय ठाकुर जी, अजय गंगवानी जी 3 मामलों का जिक्र कर रहे हैं। उस मामले में ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट आई और दोषी पाया गया, आदिवासियों का इनकाउंटर हुआ। आप इस मामले को किस तरीके से देखते हैं और इस पे क्या होना चाहिए? क्या फाइंडिंग्स इस तरह की आई हैं? क्योंकि मुझे इस तरह का कोई मतलब जानकारी नहीं है, आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। संजय ठाकुर जी। बिल्कुल, ये बहुत ही दुखद घटनाएं थी, सारकीगुड़ा रेस मटर की घटना, जिसपे संजय जी आप बोलिए। जी मुझे लगता है गंगवानी नहीं, गंगवानी जी आपके बात बोल लेंगे, आप अपना पक्ष रखिए। जी तो बिल्कुल हाँ, ये इस पे जो है, जब मामले की जांच हुई उसके बाद जो है इसमें पाया गया था कि जिन लोगों पर गोलियां चलाई गई थी वो आदिवासी थे, वो नक्सली नहीं थे। और काफ़ी किरकिरी हुई थी इस पूरे मामले में फोर्सेस की, सरकार की। मैं बहुत ही डेट के साथ, अगर मैं इस बारे में बातचीत होती तो मैं डेट के साथ आपको ये बता पाता, लेकिन हाँ इस तरह की रिपोर्ट आई थी। और बाकी इसमें एक बहुत बड़ी गलती जो है फोर्स द्वारा हुई थी। वो जो इलाका था, क्योंकि उस इलाके में फोर्स की पहुंच बहुत कम थी और रात को ये पूरा ऑपरेशन हुआ था, हमने उस समय की रिपोर्टिंग की थी। और रात को कुछ लोग वहाँ पर बीच पंडुम त्यौहार मना रहे थे, जिस दौरान जो है फोर्स वहाँ पहुँचती है और वहाँ पर फोर्स द्वारा गोली चलाई जाती है। क्रॉस फायरिंग में कुछ जवान भी घायल होते हैं, जो आपसी अपनी क्रॉस फायरिंग में घायल हुए थे। जो मारे गए लोग थे, पहले उन्हें फोर्स से नक्सली बताया था, बाद में पाया गया कि ये सारे लोग आदिवासी थे। और इसकी रिपोर्ट जो है वो सबमिट भी हुई, विधानसभा में भी इसे पेश किया गया था। उस वक्त जब ये रिपोर्ट वहाँ पेश की गई तब भी काफ़ी इस पर बवाल मचा था। हालांकि किसी जवान के खिलाफ इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात तो हमने शायद नहीं देखी, किसी खिलाफ कार्रवाई जो है इस मामले पे नहीं हुई थी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो यही है कि जब ऐसा वक्त आ गया जब देश नक्सलवाद मुक्त हो चुका है, लगभग कम से कम नक्सलियों का आर्म्ड कैडर खत्म हो चुका है, तो ऐसे में वो आदिवासी जो एक बड़े कैडरों के बहकावे पे आकर बस्तर में अलग अलग नक्सल घटनाओं में, जो बहुत ही कई छोटी मोटी घटनाएं थी, उसमें शामिल थे और उनकी संख्या लगभग 3000 से ज़्यादा है। जब आप इनके घरों में जाते हो तो आप देखते हैं कि एक स्टोरी हमने की थी, मुझे याद है 2 साल पहले, एक बूढ़ी दादी थी, वो हर दिन सुकमा के ताड़मेटला के पास से आती थी सुकमा कोर्ट में। उसका बेटा जो है वो बंद था लगभग 8 साल, उसका पोता जो है 8 सालों से बंद था, उसके परिवार में और कोई बचा नहीं था। वो लगातार आती, वो लगातार पत्रकारों से वहाँ कहती कि मेरे बेटे को रिहा करवा दीजिए। और उसके बेटे के ऊपर सिर्फ आरोप था कि वो एक घटना हुई थी जिसमें जवानों पे हमला हुआ। उस दौरान पुलिस ने पाया कि इस लड़के ने वहाँ पर जो सड़क खुदी थी उसमें इस लड़के का हाथ था। ऐसे में
वो लगभग 8 से 10 सालों तक जेल में बन रहा, मुझे लगता है। अब तो हमने क्योंकि उस पर अपडेट लेना बंद कर दिया, अभी वो लड़का जो है जेल में बंद होगा। तो ऐसे हजारों मामले हैं। ऐसे में जो मांग लगातार उठाई है, विजय शंकर जी बहुत सही बात कह रहे हैं कि इसके लिए एक प्रक्रिया है, लेकिन आपको कमेटी तो बनानी ही पड़ेगी। आपको एक फास्ट ट्रैक कमेटी तैयार करनी होगी, वो अपनी सिफारिशें रखेगी, ऐसे मामलों की जांच करेगी और ऐसे मामलों की 1-to-1 जांच की जाती है। ये देखा जाता है कि किसी नक्सली पर कितने अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं। उन मामलों के जैसे 302 और 307 के मामलों में इस तरह की कमेटी की सिफारिशों का कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है, क्योंकि इसकी प्रक्रिया जितनी मैं समझता हूँ ऐसी है कि कमेटी पहले अपनी सिफारिशें रखती है, इसके बाद ये जब कोर्ट पहुँचता है तो कोर्ट में सरकार द्वारा इसका विरोध नहीं करना होता है। यानी कि अगर उन्हें जमानत या रिहाई सही बात है आप जो कह रहे हैं संजय जी, आप जो कह रहे हैं। विजय शंकर मिश्रा जी से मैं जवाब लूंगा। विजय शंकर जी, क्या कमेटी जल्द से जल्द बनाई जाएगी, ऐसा कुछ विचार किया जा रहा है? क्योंकि 15 अगस्त को लेकर लोगों में एक उत्सुकता है। जिस तरीके से पार्लियामेंट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त हो गया है, तो ये जो छोटे मामले हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कुछ आ सकता है? क्योंकि 15 अगस्त को उनके भाषण में लोग जानना भी चाहते हैं कि क्या नई चीज़ें हो रही हैं, ऐसा कुछ हो सकता है? या फिर आने वाले समय में इस तरीके का कोई प्रावधान होगा, कमेटी बनाई जाएगी? विजय शंकर जी, पहले यह जो नक्सली जेल में नक्सली सपोर्ट या नक्सली ग्रुप्स में जेलों में है, पहले उनका ये देखा जाएगा कि वो किस नेचर या मानसिकता से हैं, समर्पित हैं कि नहीं, देश के लिए मुख्य धारा के लिए समर्पित हैं कि नहीं। पहले सब रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के बाद ही कमेटी बनेगी। ऐसा नहीं होता है कि पहले उनकी मानसिकता क्या है। अभी भी अगर नक्सलाइट मानसिकता से होंगे तो पहले वो सब पुलिस का काम है। एक पुलिस अपनी प्रक्रिया करेगी, जेल विभाग करेगा, सब जब रिपोर्ट आ जाती है तब आगे बढ़ता है। राजनीतिक फैसले नहीं होते हैं, ये देश से और राज्य के लिए फैसले होते हैं, तो उसको एक थ्रू प्रॉपर चैनल ही हो सकता है। और ये सरकार इस पे नजर रखे हुए है, जो बेहतर होगी वो करेंगे। ये इस चीज को, और जो बार बार ये अभी हमारे कांग्रेस प्रवक्ता ने एक चीज कही कि झीरम घाटी वाला, तो जस्टिस प्रशांत मिश्रा जी की जो रिपोर्ट थी, वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, भूपेश बघेल जी इतने डर गए थे कि इन्होंने फिर एक कमेटी बना दी। जो सुप्रीम कोर्ट के अभी वर्तमान में जस्टिस हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसके बावजूद इनको इतनी तकलीफ हुई कि कहीं ये लोग खुद न फंस जाएं, तो फिर एक कमेटी में एक नाम जोड़कर इन्होंने फिर डाल दिया, जिसको कोर्ट ने पुष्टि किया है। तो ये खुद जो है वो डरे हुए थे, वही भूपेश बघेल जी जो चिल्लाते घूमते थे मेरे जेब में नाम है, नाम है, कहाँ है नाम। तो क्या है कि डर के मारे चीजों को पेंडिंग करना था, इसलिए उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, जिसमें हाई कोर्ट में अगर गवर्नर को रिपोर्ट सौंप दी गई थी जस्टिस द्वारा, तो उसको पढ़ देना था विधानसभा में। क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि खुद में गड़बड़ी है, कांग्रेस नेता खुद मिलके ये सब कांड कराए थे, उसमें कुछ रहा होगा, इनको डर लग रहा होगा, इसलिए डर की वजह से उन्होंने एक जबरदस्ती जस्टिस अग्निहोत्री का नाम जोड़ा और जोड़ के उसको कमेटी को एक्सटेंड करके और आगे बढ़ाना चाह रहे थे चीजों को। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जो चीजें हैं लाना था सदा। गंगवानी जी से जवाब ले लेते हैं। गंगवानी जी, गंभीर आरोप लगाया विजय शंकर मिश्रा जी ने कि आप लोग खुद डर गए, आपकी सरकार थी, आपने रिपोर्ट नहीं रखी, उसमें कमेटी को आगे बढ़ाया, तमाम आरोप लगाए, उसका जवाब दे दीजिए आप। देखिए, बिंदुवार बात करता हूँ। सबसे पहले अच्छे मेरे प्रवक्ता है विजय शंकर मिश्रा जी, पहले पूरा स्टडी करते तो शायद बेहतर होता। जस्टिस प्रशांत मिश्रा कमेटी की जो रिपोर्ट आई, उन्होंने केंद्र सरकार के दबाव में वो रिपोर्ट विधानसभा में मुख्यमंत्री को नॉट सौंप के जानबूझकर राजभवन को सौंपी, ताकि कौन सा भाजपा का नेता शांत होकर विजय शंकर मिश्रा जी मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। उचित नहीं है, मैंने एक शब्द नहीं बोला आपके ऊपर। केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर एसआईटी की रिपोर्ट जाकर राज्यपाल को दी गई, क्योंकि कौन सा भाजपा का नेता शामिल है? किसको बचाने की बात करते हैं? कौन था सुपारी के लिए पीछे? किसको राजनीतिक फायदा हो? आप जज के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, ऊपर सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आरोप लगा दिए। केंद्र सरकार के दबाव में वो रिपोर्ट सौंपी गई। क्या बोल रहे हैं? कुछ भी बोलना है क्या? मैं सोच के बोल रहा हूं, मैं शांत हो जाइए, पहले शांत हो जाइए, डिस्टर्ब मत करिए। डिस्टर्ब नहीं होता, आप बोल क्या रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के ऊपर बोल रहे हैं कि प्रभाव में काम करते हो, क्या बोल रहे हैं? कंटेंट में आता है, मालूम आपको, मानने में आता है चीजें। मतलब आप जज को भी नहीं छोड़ रहे हो अपमानित करने के लिए। वकील हो, मुझे मत सिखाइए। मैं पढ़ा लिखा वकील हूँ, मुझे मत समझाइए। नहीं, आप पढ़े लिखे होते तो ऐसी बात नहीं करते, अपनी जज के ऊपर आरोप नहीं लगाते। ठीक है गंगवानी जी, विजय जी, एक एक करके बात रखें। गंगवानी जी आप बात रखिए, फिर विजय जी के पास में आऊंगा। बिल्कुल है। देखिए, महत्वपूर्ण बात है, एसआईटी का गठन किया गया भूपेश सरकार के द्वारा, जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में।
ये नॉर्मली प्रकथन है कि अगर सरकार कोई कमेटी बनाती है, उसकी जो फाइनल रिपोर्ट है वो सरकार को सौंपी जाती है। इसमें किसी कंटेंट कहीं बैठ के राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, वो रिपोर्ट नॉर्मली आनी चाहिए थी सरकार के पास, वो सरकार उस रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करती। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं धर्मलाल कौशिक, आखिर हाईकोर्ट में किसके इशारे पर कौन से भाजपा नेता शामिल था इस सुपारी किलिंग में, जिसको बचाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगा के जांच को बाधित करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं स्पष्ट कर दूं, आपने 2-3 मामले की बात की। सारकीगुड़ा का मामला 28 जून 2012 का, मैं जो जस्टिस वीके अग्रवाल जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज थे, उसकी कमेटी की रिपोर्ट आई। उस कमेटी में स्पष्ट रूप से कहा गया कि 17 निर्दोष आदिवासियों को इनकाउंटर किया गया है, और उसके में फाइनल जो है धारा आईपीसी की धारा 302 के तहत जो सुरक्षा कर्मी है उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है, और जो पीड़ित है उनको आर्थिक मुआवजे का न्यायालय आज भी जारी है। दूसरा मामला एडेस्मेटा का 17 मई 2013 को अजय जी आप इसको 8 लोगों की मौत हुई, जिसमें नाबालिग लोग भी थे। ये सारे भाजपा के समय की कार्यकाल की बातें हैं। ठीक है तो ये अजय जी, दिखता आज है उसी पर कि बात हो रही है निर्दोष कि जो जेल में करेंगे। अजय जी आज उसी पे बात हो रही है, 2012-13 के मामले आप उठा रहे हैं, आज उसी पे बात हो रही है कि उन लोगों के लिए क्या बेहतर होना चाहिए और सरकार क्या सोच रही है। संजय ठाकुर जी, एक फाइनल कमेंट लूंगा आपसे, आप सुझाव दीजिए कि मैं कंप्लीट करूं। चलिए आप कंप्लीट कर लीजिए, लेकिन शॉर्ट में करिएगा, समय पूरा हो रहा है। एकदम मैं एक ही चीज कह रहा हूं, आज बेचारे कई छोटे छोटे मामलों में जो माननीय संजय जी ने भी अंडरलाइन किया, ऐसे जो छोटे छोटे मामलों में जो लगातार न्यायिक प्रक्रिया के चलते कई वर्षों तक सलाखों के पीछे है, ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि उसमें राजनीतिक प्रक्रिया को फॉलो न करते हुए एक मानवाधिकार पहलू के आधार पे जल्द से जल्द रिहाई का जो है ठीक है। सरकार, है। संजय ठाकुर जी, सरकार राजनीतिक पहलू की जगह मानवीय पहलू को देखे और सरकार को करना क्या चाहिए, क्योंकि 2.5 साल हो गए हैं, नक्सलवाद जो सशस्त्र नक्सलवाद है वो खत्म हो गया है, तो अब आगे करना क्या चाहिए, एक थोड़ा आप सुझाव दे देते तो बेहतर रहता। संजय ठाकुर जी। मुझे लग रहा है संजय ठाकुर जी से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है हमारा। विजय जी, एक फाइनल कमेंट लूंगा आपका, इस पूरे प्रक्रिया में होना क्या चाहिए, राजनीति के इतर लोगों को बेहतर चीज़ें हों, जो जेल में बंद हैं आदिवासी वो छूटें, जो सही आदिवासी हैं। मेरा भी कहना है कि जो बेहतर काम कर सकते हैं समाज में आकर, उन लोगों को छोड़ा जाए, होना क्या चाहिए, एक फाइनल कमेंट आपका। देखिए, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अपराधी पे नफरत मत करो, अपराध से नफरत करो। अगर कोई मानसिक रूप से अपराध जो है अपराधी नहीं है, मानसिक रूप से वो देखना होगा कि नक्सलाइट सोच का है कि नहीं, मानसिक रूप से नहीं है कि नहीं है। उसी लाइन में चलते हुए सरकार जो है आगे बढ़ेगी। कांग्रेस के जो है गैर संवैधानिक जो बातें हैं उस पे तो नहीं चलेगी, जो संविधान में लिखा है उसी तरह चलते हुए जो आदिवासी वर्ग है उनके लिए जो बेहतर हो सकता है सरकार वो कार्य करेगी। ठीक है अजय जी, आदिवासियों के लिए नहीं है। अजय जी, ये बस्तर के संसाधनों को सौंपने की साजिश है। ठीक है, बस्तर के संसाधनों पे बाद में चर्चा कर लेंगे, अभी तो नहीं सौंपा जा रहा है। संजय बोलना है क्या रिकॉर्ड आप बताइए, आप कहाँ पर लेटर है कि संसाधन सौंपने वाले, दिखाइए कौन सा कागज है आपके पास। बस आएंगे गंगवानी जी, ये बोलना है वो बोलना है, लेक्चर हो रहा है क्या या फिर भाषण हो रहा है क्या, बताइए कहाँ पर है आपका कागज गंगवानी जी। किसने राजनीतिक फायदा कैसे बोल देते हैं कोई भी चीज को देने से कौन बताया कि संसाधन देने वाले हैं, नाम बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ आज नक्सल पर फोकस करते हैं, FL10 पे बाद में आ जाएंगे। FL10 नशा करता है, अभी हम लोग नक्सलवाद पे बात करेंगे। मैं फाइनल कमेंट लूंगा, मैं गंगवानी जी मैं फाइनल कमेंट लूंगा। संजय ठाकुर जी जुड़ गए हैं। संजय जी, मैं आपसे ये चाह रहा था कि आप सुझाव दें कि किस तरीके से, क्योंकि पूरा मामला बस्तर का है, आदिवासियों का है, गरीब आदिवासियों का है, जो अपने लिए न तो वकील जुटा पा रहे हैं न तो कुछ भी कर पा रहे हैं और छोटे छोटे मामलों में बंद है। होना क्या चाहिए, सरकार को एक सुझाव दे दीजिए।
देखिए, जब रुपेश सहित 210 नक्सली समर्पण कर रहे थे उस वक्त उन नक्सलियों की सबसे बड़ी मांग यही थी सरकार से कि जो जेल में बंद ऐसे नक्सली हैं जिन पे कम गंभीर मामले हैं उनकी रिहाई की जाए। तो जो 3 शर्तों पे सरकार और नक्सलियों के बीच बातचीत हुई थी उसमें एक सबसे बड़ी शर्त यही थी। इसके बाद लगातार विजय शर्मा भी इस बात को कहते आए थे कि अभी जंगलों से पुनर्वास हुआ है, जेल से भी पुनर्वास होगा, जल्द से जल्द होगा। ऐसे में सरकार की मंशा भी काफ़ी साफ नजर आती। विजय शर्मा कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि जल्द ही जेल से भी पुनर्वास होगा। हालांकि जो इसकी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया फिलहाल चालू होती नजर नहीं आती। हो सकता है कि सरकार या प्रशासन ने बैकडोर से प्रक्रिया शुरू कर दी हो और फिलहाल इसे हम सबके सामने साझा ना किया हो, क्योंकि अगर 15 अगस्त को कुछ नक्सलियों को रिहा किया जाएगा तो इसकी प्रक्रिया कई दिनों पहले शुरू हो गई होगी, क्योंकि जो मैंने बताया कि एक लंबी प्रक्रिया इसके लिए होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार को पहले ऐसे मामलों की छटनी करनी होगी जहां कुछ बहुत ही कम गंभीर मामलों में लोग आदिवासी जो हैं वो जेलों में बंद हैं। ऐसे में एक फास्ट ट्रैक कमेटी बनाई जानी चाहिए। बुश कमेटी इससे पहले काफ़ी सफल रही थी, इसके बाद पटनायक कमेटी ने भी कई अच्छी सिफारिशें की थी। ऐसे में इसी तरह की एक फास्ट ट्रैक कमेटी जो है उसका निर्माण जल्द से जल्द किया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास अब ऐसे बहुत सारे विंग हैं, उनके पास तो अब सरेंडर नक्सली भी हैं जो ये बता पाएंगे कि किसी नक्सली की किसी घटना में इन्वॉल्वमेंट कितनी थी, क्योंकि वो सीधे तौर पर फोर्स में जुड़कर आज फोर्स के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे में सरकार के लिए अब ये काम काफ़ी आसान हो गया है। ऐसे में सरकार को ये चाहिए कि वो जल्द से जल्द इस तरह की फास्ट ट्रैक कमेटी बनाए और ऐसे मामलों में ऐसे आदिवासियों को राहत दे, क्योंकि ये लगातार मामला सुलग रहा है, लगातार बस्तर में आग जल रही है, लगातार सुकमा बीजापुर में इस तरह के। कुल मिलाकर सरकार को फास्ट ट्रैक कमेटी बनाने की जरूरत है जिससे इस मामले में लोगों को राहत मिल पाए, आदिवासियों को राहत मिल पाए। वो आदिवासी बुजुर्ग महिला जो 8-8 साल से जेल में बंद अपने नाती को देखने जा रही हैं, उनको कम से कम अपना नाती जेल के बाहर मिल पाए। आज की चर्चा में आप सभी लोग शामिल हुए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।